सभी का पर्सनैलिटीज विद पल्लवी में स्वागत है। कौन कहता है कि छोटी छोटी आँखों से आसमान नहीं देखे जा सकते? कौन कहता है कि छोटे छोटे कदमों से मंजिल को पाया नहीं जा सकता? कौन कहता है कि अकेले देखे गए सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता? तो आज की हमारी शख्सियत कुछ ऐसे ही है जिन्होंने अपने छोटे छोटे कदमों से दुनिया को बदलने की कोशिश की है और लोगों को भी बदला है। तो आइए हम स्वागत करते हैं आशा खंडेलवाल जी का। आशा जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस तरह से अच्छे कामों को आगे ले जाने के लिए, और धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि आपने कुछ समय इस कार्यक्रम को देने के लिए आज आप इस मंच पर उपस्थित हैं। मेरा सबको नमस्कार। और मैं यहाँ आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप मुझसे क्या जानना चाहती हैं, क्या पूछना चाहती हैं, तो आप पूछिए। जी आशा जी, पहले तो हम आपसे एक कविता से शुरू करेंगे आपसे बात। वाह, ये मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि कोई कविता सुनाने के लिए बोल रहा है। नहीं तो अक्सर लोग कवि को देख के डर के भागते हैं। तो मैं आपको अपनी एक कविता सुनाती हूँ। थोड़ा सा, अगर क्योंकि याद तो रहती नहीं है, तो मैं थोड़ा पढ़ के भी बताती हूँ आपको। तो मेरी कविता का नाम है वीर रस। कि वीर रस सुना सुना कर सोए को क्यों जगाते हो। ये लाफ्टर चैलेंज का जमाना है, वीर रस किसे सुनाते हो। सोया हो तो जाग जाए भी, मुर्दों को कैसे जगाओगे। अंधों के शहर में चश्मा बेचो, खरीदार कहाँ से लाओगे। गया जमाना वीरों का, अब फिल्मी हीरो आ गए हैं। बहुत मिलेंगे शाहरुख आमिर, पर भगत सिंह कहाँ से लाओगे। नेहरू गांधी जैसे नेता तस्वीरों के किस्से हैं। लालू मुलायम जैसे नेता अब जीवन के हिस्से हैं। उमा जया माया जैसी बहुत मिलेंगी अबला नारी। अबला कि उमा जया माया जैसी बहुत मिलेंगी अबला नारी, पर लक्ष्मी कमला बा जैसी जननी कहाँ से पाओगे। उम्मीद हमारी मरी नहीं, पल्लवी जी सुन रहे हैं ना, कि उम्मीद हमारी मरी नहीं, ना प्रेम का दामन छूटा है। एक आस रखी है हमको जिंदा, बस दिल ही हमारा टूटा है। इस टूटे दिल के वारों से बचकर कहाँ जाओगे। खत्म हुई मेरी कविता, पल्लवी जी ताली कब बजाओगे। जी वाह आशा जी, बहुत ही सुंदर है। थैंक यू। आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी आपकी कविताएं बहुत पसंद आएगी। हाँ बोलिए। आशा जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आशा खंडेलवाल है, जैसे कि आप बता ही चुकी हैं कि आशा जी। और मैं नागपुर से 20 किलोमीटर दूर कन्हान में रहती हूँ और अपने घर की जिम्मेदारी निभाती हूँ, तो यानी हाउसवाइफ हूँ। और आप जैसे कविताएं अभी मतलब हम सबको सुना चुके हैं, तो आपको कविता के मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको आकर्षित करती है। कविता लिखने का भूत जागा था जब मैं 9th या 10th में पढ़ती थी, और हमारे मोहल्ले में ये गणेश जी दुर्गा जी बैठते थे, तो वहाँ बहुत सारे प्रोग्राम होते थे, जैसे डांस, नाटक, कवि सम्मेलन, कव्वाली। तो मैं भी सहेलियों के साथ सुनने जाती थी। तो एक बार मैंने कवि सम्मेलन में सुना, तो कवि लोग जो कविताएं पढ़ रहे थे, तो सुनकर मेरे को ऐसा लगा मैं भी ऐसा लिख सकती हूँ। बस दूसरे दिन हमने 2-4 लाइन लिख डाले और अपनी बड़ी दीदी को सुनाए। हमारी बड़ी दीदी ने सुनी और बोली, ये तूने लिखी है। गलत, 1-2 लाइन इधर उधर की ली है और अपनी बता रही है। बुरा तो लगा, पर ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि मुझे तो मालूम था ना ये कविता मैंने ही लिखी हूँ। तो मुझे फिर बाद में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दी, क्योंकि पढ़ाई भी करना था। तो फिर बाद में जब शादी हुई,
तो मेरे पतिदेव को मालूम पड़ा तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। फिर एक बार मैंने उनको अपनी एक कविता लिख कर दी और उन्होंने पेपर में छपने के लिए भेज दी। यकीन मानो पल्लवी, मेरी पहली कविता पेपर में छप गई। बस उस दिन के बाद ना आशा रुकी, ना आशा की कलम रुकी। जी जी बिल्कुल। और आप सच्ची में बहुत लाकी है कि आपकी पहली कविता ही न्यूज़पेपर में छप गई। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से आधुनिक समाज में कवि की भूमिका के रूप में आप क्या देखती है? कलम की ताकत बहुत बड़ी होती, चाहे वो पत्रकार की हो, चाहे कवि की हो, चाहे राइटर की हो। वो चाहे तो गांव, शहर, समाज और देश की भी दशा दिशा बदल सकती है। पर आज हालात ऐसे नहीं हैं, क्योंकि आजकल के लोग कविता के नाम पर मनोरंजन चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कवि को भी बदलना पड़ा। और कवि भी अब कविता के नाम पर पहले 2 4 5 जोक सुनाते हैं, फिर 4 लाइन की कविता सुनाते हैं। लोगों को उनके जोक याद रहते, पर उनके दिल के आंसू से लिखे हुए जज्बात याद नहीं रहते। तो आजकल जो कविता के जो पहले कहते थे कि वात्सल्य रस, प्रेम रस, करुणा रस, दया रस, हास्य रस, वीर रस, ये सब कविता से गायब हो चुके हैं। सिर्फ द्विअर्थी शब्दों से कविताएं चल रही हैं और लोग उन्हीं में अपना मनोरंजन ढूंढते हैं, अपनी खुशी ढूंढते हैं। बाकी कविता आजकल इतनी सिर्फ मंची कविताएं रह गई हैं। उनमें ऐसा नहीं है, अपवाद नहीं है, अच्छे भी कवि हैं, मुझे कुमार विश्वास जी बहुत पसंद हैं। पर लोग अब ज़्यादा सुनना, मनोरंजन के नाम पर ही कविता सुनना पसंद करते हैं। जी आप बिल्कुल ही सही बात रख रहे हैं यहाँ। अब आप बताइए कि आप कौन सी विषय मतलब चुनती है अपनी कविताओं को लिखने के लिए? कविता लिखने के लिए मुझे व्यंग्य ज़्यादा पसंद है, पर व्यंग्य में हास्य का पुट होना। जैसे मैंने अभी आपको कविता सुनाई, उसमें व्यंग्य ज़्यादा था कि मैं व्यंग्य कर रही थी, जी तो पर उसमें हास्य का पुट भी होना, ताकि अगर हम सामने वाले जैसे कोई है, हम उसके ऊपर व्यंग्य करना चाहते हैं, तो हम उस पर व्यंग्य भी कर दें और वो नाराज भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। जी। आप एक कवि के साथ साथ समाज सेविका भी है, तो इस रास्ते पे आपको कौन सी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? व्यंग्य के बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि आजकल समाज सेवा करने को लोगों ने एक लेन देन का हिस्सा बना लिए हैं। आज जब भी अपन कोई स्लम एरिया में कुछ चीज़ बांटने या कुछ करने जाते हैं, तो वहाँ के लोग हमसे पहले ये पूछते हैं, आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं, आप किसका प्रचार कर रहे हैं, ये पूछते हैं। जी कुछ भी सामान लेने के पहले वो हमसे बोलते हैं, आप फोटोग्राफर साथ में नहीं लाए, फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे, फिर अखबार में कल क्या छपवाएंगे। तो ये सेवा का स्तर कुछ लोगों ने इतना गिरा दिया है कि जी हाँ सेवा सेवा ना होके एक लेन देन का माध्यम रह गया है। आपको मैं एक बात बताऊं कि कुछ लोग जैसे जाते हैं अस्पताल मरीजों को केले बांटने, 2 केले एक मरीज को देते हुए 10 हाथ रहते हैं और वो हंसते हुए ऐसे फ़ोटो खिंचवाते हैं जैसे बड़ा महान काम कर लिए। तो जी जी सेवा का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। जी हाँ। और हमें ही इसे बदलना है जी फिर से। जी। आप तो लायंस क्लब से भी जुड़ रहे हैं, तो इस क्लब के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। लायनेस क्लब से भी मैं इसलिए जुड़ी थी क्योंकि मुझे पता चला था ये एक सेवाभावी संस्था है और ये जी यानी गरीब, बेबस, लाचार, असहाय लोगों की सेवा करती है। उनको जैसे अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में जाके उनकी ज़रूरत की चीज़ें देती है और उनके यानी उनके साथ समय बिताते हैं। अनाथ बच्चों को पिकनिक पे ले जाते हैं और बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट करते हैं। गाँव में जाके नेत्र शिविर करना, मुफ्त में चश्मे बांटना, बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। इसलिए मैं इसके ये लायनेस क्लब से इसलिए जुड़ी हूँ। जी आशा करती हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही काम करते जाइए। फिर आप सखी
सखी मंच के बारे में आपको क्या कहना है? सखी मंच एक प्लेटफॉर्म है। ये महिलाओं के लिए, जैसे उनमें अगर कोई प्रतिभा हो डांस की, रंगोली, मेहंदी, ये उसके लिए प्लेटफॉर्म देती है उनको, जिससे वो अपनी प्रतिभा को वहाँ जाके प्रस्तुत करते हैं, निखार लाते हैं। तो ये बस सखी मंच से मैं इसलिए जुड़ी। आप अपने नृत्य यात्रा के बारे में भी कुछ कहिए हमारे दर्शकों को। वो ना पूछो पल्लवी, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने नृत्य कभी नहीं सीखा। बचपन में आईने के सामने खड़े होकर नृत्य किया, बाद में स्कूल कॉलेज के प्रोग्रामों में नृत्य किया, और अब जब भी मन होता है तब कर देती हूँ। बाकी मुझे जैसे भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी ये सब नहीं आता, पर हाँ, मैं किसी भी म्यूज़िक पे, किसी भी गाने पे डांस कर सकती हूँ। चाहे उस यानी कोई भी भाषा हो, उसके शब्द मुझे समझ में ना आए, पर मैं डांस कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे है ना, फिल्म स्टार प्रभुदेवा ने एक फिल्म में कहा था कि जो डांस दिल से करो वो डांस सबसे अच्छा। और बस डांस करने में खुद को खो दो और सबको भूल जाओ, वो डांस सबसे अच्छा। जी, आपकी बातें हमारे दर्शकों के मन को और दिल को छू जाएंगे आज। जी जी, अब आप बताइए कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर आपकी बेटी भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इन सब में आपकी मम्मी का क्या योगदान रहा है? मेरी मम्मी का, जो आजकल की माँ नहीं कर सकती ना, वो मेरी मम्मी ने काम किया है। क्योंकि आजकल माँ लोगों को करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल वैसे भी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, लड़कियाँ पढ़ रही हैं, लड़कों की बराबरी कर रही हैं, उनको माता पिता की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है, उनके हर सपने पूरे हो रहे हैं। पर हमारे ज़माने में तो दूसरे सपने तो क्या, हम पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे थे। जब मैं और मेरी छोटी बहन ने 10th का एग्ज़ाम दिया, और उसके बाद आगे पढ़ने के लिए हमको अपने गांव से दूसरे शहर में जाना था, तो हमारे गांव के लोगों ने, समाज के लोगों ने, रिश्तेदारों ने, सब ने अपनी जुबान की तलवार बाहर निकाल दी, और उन सब का सामना मेरी मम्मी ने किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी, और हम दूसरे शहर गए, पढ़े। मेरी छोटी बहन ने तो पढ़ाई के बाद जॉब भी किया, और जॉब करके जब मुसीबत आई परिवार पे, तो उसने, क्योंकि मेरी तो शादी हो गई थी, तो उसने बेटा बन के अपने परिवार को संभाला, क्योंकि भाई छोटा था, और उसने अपने परिवार को संभालने के लिए शादी भी नहीं किया। जी, अभी वो 2-3 महीने पहले ही रिटायर्ड हुई है। तो मेरी माँ ने जो किया वो हमारे लिए इतना ज़्यादा है कि हम बता नहीं सकते। जी बिल्कुल। वो भी इतना अच्छा काम कर रही थी, आप लोगों को पढ़ाया लिखाया। जी सच्ची में उनकी भी हमको धन्यवाद करना चाहिए इस मंच पर ही। जी और दर्शकों, आपने अगर आशा जी की बेटी यानी श्वेता खंडेलवाल जी की इंटरव्यू आगे नहीं देखी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करके उनकी इंटरव्यू भी देख सकेंगे। जी इस उम्र में आपको क्या चीज़, हर चीज़ को मैनेज करने में, और साथ ही साथ आपको हेल्दी रखने के लिए मतलब काम आती है। मैं सवेरे उठ के 1 घंटा योगाभ्यास करती हूँ, और अपने खाने पीने में थोड़ा सा संतुलन बनाए रखती हूँ, और फिर मेरे पति का, बेटी का प्यार और सहयोग मुझे एक नई ऊर्जा देता है, मेरे रोज के हर पल को खुशियों से भरता है, और बस इसलिए मैं एक्टिव हूँ। आशा जी, हमें आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। हम इस मंच के आज के इस एपिसोड के अंत तक पहुंच चुके हैं, और आशा करती हूँ कि आप आगे ही ऐसे ही काम करते जाइए, और आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस समय के लिए। पल्लवी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए 2 लाइन कि आपने हमें बुलाकर
आपने हमें बुलाकर दिया सम्मान और प्यार। दिल से करते हैं पल्लवी हम आपका आभार। वाह वाह आशा जी, बहुत ही अच्छा, और धन्यवाद इस 2 लाइन के लिए। एंड ये मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू पल्लवी। सो मच। दर्शकों, ये थी आज की हमारी शख्सियत आशा खंडेलवाल जी। दर्शकों, ये थी हमारी आज की अतिथि आशा खंडेलवाल जी। आपसे हम फिर से मुलाकात करेंगे एक नई शख्सियत के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए आज के लिए। धन्यवाद।